और नेता प्रतिपक्ष पर तंज, विदेश जाने की टिप्पणी और आखिर में बुलडोजर एक्शन की चेतावनी तक बहस पहुंच गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे तेवरों के बाद सदन में शोर, नारेबाजी और विपक्ष का वॉकआउट देखने को मिला। आखिर क्या कहा मुख्यमंत्री ने, किस बात पर भड़का विपक्ष और कोडिन कफ सिरप को लेकर सरकार ने क्या साफ किया, इसी को लेकर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। दिन पूरी तरह से हंगामे और तीखी राजनीति बयानबाजी के साथ रहा। कोडिन युक्त कफ सिरप की कथित दुरुपयोग और उस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन की कार्रवाई शुरू होते ही जोरदार विरोध दर्ज कराया। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को जन स्वास्थ्य से जोड़ते हुए सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए। हंगामे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए पलटवार किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडिन युक्त कफ सिरप से किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि जिन मामलों का हवाला विपक्ष दे रहा है वे अन्य राज्यों से जुड़े हैं और जिन कफ सिरप का जिक्र किया जा रहा है उनका निर्माण तमिलनाडु में हुआ था। नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। कंपनियों में भी इस प्रकार की कार्रवाई होती है। यूपी के अंदर कोडिन कफ सिरप इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहां पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोडिन सिरप का निर्माण नहीं होता, यहाँ केवल इसके स्टॉकिस्ट और होलसेलर है। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार और एफएसडीए लगातार नकली और अवैध दवाइयों के खिलाफ छापेमारी कर रही है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि एसटीएफ द्वारा हाल ही में पकड़े गए बड़े होलसेलरों को ही जो लाइसेंस मिले थे वे समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जारी किए गए थे। सीएम ने कहा है कि अगर आज एसटीएफ कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष को इसका श्रेय लेने की बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। सदन का माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब सपा विधायक अतुल प्रधान ने सवाल उठाते हुए उप मुख्यमंत्री के साथ एक आरोपी की तस्वीर दिखाने की कोशिश की। इस पर मुख्यमंत्री ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी के बाद सत्ता पक्ष की ओर से मेज थपथपाई गई, जबकि विपक्ष ने तीखा विरोध जताया। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजनीति की तुलना करते हुए कहा कि देश में दो नमूने हैं, एक यहाँ बैठे हैं नेता प्रतिपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यहाँ वाले बबुआ भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर पर निकल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि जब भी देश में कोई गंभीर मुद्दा आता है या बहस होती है कुछ लोग तुरंत विदेश चले जाते हैं। इस टिप्पणी के बाद अब समाजवादी पार्टी के विधायकों का गुस्सा और भड़क गया। सपा विधायकों ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। दवाइयों की गुणवत्ता और निगरानी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में नकली दवाइयों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। एफएसडीए की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि इस उम्र में तो उन्हें सच बोलना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोग उनसे आज भी झूठ बुलवाने का काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद सदन में हंगामा और तेज हो गया। मुख्यमंत्री के बयान में इस्तेमाल हुए नमूना शब्द को लेकर ही नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नेताओं के लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग क्यों किया जा रहा है और इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट किया, मुख्यमंत्री ने किसी भी सदस्य या नेता का नाम नहीं लिया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि बेवजह मुद्दे के तूल दिया जा रहा है।
और मुख्यमंत्री ने सामान्य राजनीतिक टिप्पणी की है। बहस को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब पूरे मामले की गहराई से जांच की गई तो समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि लोहिया वाहिनी के एक पदाधिकारी के खाते से अवैध लेन देन हुआ है, जिसकी जांच इस समय एसटीएफ कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर बुलडोजर एक्शन भी करना पड़ा तो उस समय विपक्ष शोर न मचाए। इसी पर सपा विधायकों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते। 25 करोड़ का प्रदेश है और 3 दिन का केवल हाउस चला रहे हैं। उस हाउस में जनता की सारी समस्याएं नहीं आ पाएंगी। जनता की समस्याओं का भाजपा की सरकार के पास जवाब नहीं है, इसीलिए इस सत्र को छोटा करने का काम किया है। कोडिन कफ सिरप जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें जो मुख्य अपराधी है, माफिया है, सरगना है, उन सब लोगों को भाजपा की सरकार बचाने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि आपने गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया और आज जो बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का काम हो रहा है। अगर आज ही भाजपा की सरकार उनके मकानों को बुलडोज कर देगी तो हम मानेंगे कि भाजपा की सरकार उन अपराधियों के साथ नहीं है। जो जनहित की बातें हैं उसको रखने का इंतजार करते हैं और जब वो इंतजार का घड़ी खत्म होता है तो ये पता चलता है कि 3 दिन का बहुत कम समय दिया जाएगा और उसमें भी सरकार जिन जिन मोर्चों पर घिरती है तो उससे ध्यान को भटकाने के लिए उस समय को कम समय को भी खत्म करने का काम किया जाएगा। भाई वंदे मातरम कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या आजादी से पहले पढ़ा, आजादी के बाद पढ़ा? और अगर पढ़ने का बड़ा शौक है तो 30 दिन का आप समय कीजिए, 30 दिन के लिए चर्चा कराइए, एक एक सदस्य वंदे मातरम की बात कीजिए, हम सब तैयार हैं। कुल मिलाकर कोडिन कफ सिरप पर चर्चा की मांग से शुरू हुआ मामला एसटीएफ की कार्रवाई, पूर्ववर्ती सरकार के फैसले, तीखी सियासी बयानबाजी और विपक्ष के वॉकआउट तक पहुंच गया। अब सवाल ये है कि क्या इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा हो पाएगी? एसटीएफ की जांच में किन नामों का खुलासा होगा और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच कार्रवाई कहां तक पहुंचेगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा परिसर की सीढ़ियों पर कफ सिरप मामले समेत कई मुद्दों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ही सपा विधायकों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को निष्पक्ष जांच और इसके साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। विधायकों का कहना है कि कफ सिरप मामले ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा उन्होंने अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों को भी उठाया और प्रदेश सरकार से तत्काल ही समाधान की मांग की। प्रदर्शन के चलते ही कुछ समय के लिए विधानसभा परिसर में राजनीतिक हलचल भी तेज रही। सपा विधायकों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो विरोध और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। सपा का विरोध प्रदर्शन एक बार फिर शुरू हुआ है। हमारे साथ विधायक जी मौजूद हैं, मोहम्मद हसन साहब। सर, आपने कोडीन की बोतल का लिया हुआ है, हाथ में तख्ती है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का विरोध? देखिए, हम लोग सदन के माध्यम से पूरे प्रदेश के 26 करोड़ की आबादी के लिए आबादी की जो जनहित की बातें हैं उसको रखने का इंतजार करते हैं और जब वो इंतजार का घड़ी खत्म होता है तो ये पता चलता है कि 3 दिन का बहुत कम समय दिया जाएगा और उसमें भी सरकार जिन जिन मोर्चों पर घिरती है तो उससे ध्यान को भटकाने के लिए उस समय को कम समय को भी खत्म करने का काम किया जाएगा। भाई वंदे मातरम कभी भारतीय जनता पार्टी ने क्या आजादी से पहले पढ़ा, आजादी के बाद पढ़ा? और अगर पढ़ने का बड़ा शौक है तो 30 दिन का आप समय कीजिए, 30 दिन के लिए चर्चा कराइए, एक एक सदस्य वंदे मातरम की बात कीजिए, हम सब तैयार हैं। हमारे साथ विधायक जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा के लिए समय कम है, बजट का जो सत्र है, शीतकालीन सत्र, उसमें समय कहीं ना कहीं बढ़ाए तो जो जनता से जुड़े मामले हैं उस पर ज्यादा बात की जाएगी। कैमरा से राम सिंह के साथ अमन प्रधान, RNTV नेशनल।
विधानसभा पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विधायक जी मौजूद। सर, कोडीन सिरप का पहले दिन से मामला कहीं ना कहीं ज्यादा उठ रहा है सदन में, क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से विरोध देखने को मिल रहा है। कोडीन के नाम पर जहर पिलाया जा रहा है, तमाम जहर से मौतें हो गई हैं, तमाम देखा आपने कहां चिकित्सा व्यवस्थाएं पहुंच चुकी हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने यह आह्वान किया है कि हम लोग उन माफियाओं के खिलाफ है, तो सरकार उन माफियाओं का संरक्षण क्यों कर रही है? हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, बुलडोजर चले और देश देखे प्रदेश देखे, सरकार क्यों बचाना चाहती है? तो हम लोग ये चाहते हैं, ये कोडीन के नाम पर जो जहर पिलाया गया और पिलाया जा रहा है, उसका खुलासा क्यों नहीं किया सरकार ने? माफियाओं को जेल क्यों नहीं भेजा? हमारी ये मांग है कि माफियाओं को जेल भेजा जाए और तत्काल प्रभाव से उनके घर बुलडोजर चलाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार अंदर भी, विधानसभा के अंदर विरोध पूरी तरीके से हम जनता के सेवक हैं, जनता की खिदमत करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जनता की आवाज को बुलंद करने आए हैं। आज जनता ये चाहती है कि उनकी आवाज बुलंद हो। आज कोडीन के नाम पर जो मौतें हुई हैं, हम उसकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। सदन, सड़क से लेकर सदन तक हम इस आवाज को उठाएंगे और विधानसभा के अंदर भी इस मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। नहीं तो ये थे हमारे साथ विधायक जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़क से लेकर सदन तक जो भी अगर मुद्दे हैं जनता से जुड़े तो उनको उठाने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा का जनपूरक बजट पास होना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मल्होत्रा जी हैं। सर, किस तरीके का आज प्रदर्शन है? आप लोगों ने प्रदर्शन किया अनुपूरक पेश होने से पहले दिन भी कोडीन पर ज्यादा विरोध था, आज किस तरीके? 25 करोड़ का प्रदेश है और 3 दिन का केवल हाउस चला रहे हैं। उस हाउस में जनता की सारी समस्याएं नहीं आ पाएंगी। जनता की समस्याओं का भाजपा की सरकार के पास जवाब नहीं है, इसीलिए इस सत्र को छोटा करने का काम किया है। कोडीन कफ सिरप जो है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला है और इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और इसमें जो मुख्य अपराधी है, माफिया है, सरगना है, उन सब लोगों को भाजपा की सरकार बचाने का काम कर रही है। हमारी मांग है कि आपने गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ी के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया और आज जो बड़े अपराधी हैं उनको बचाने का काम हो रहा है। अगर आज ही भाजपा की सरकार उनके मकानों को बुलडोज कर देगी तो हम मानेंगे कि भाजपा की सरकार उन अपराधियों के साथ नहीं है। और अगर आज बुलडोज नहीं करती है, इसका मतलब है कि भाजपा की पूरी सरकार कोडीन माफियाओं को बचाने का काम कर रही है, जिन्होंने बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का भी काम किया है। धन्यवाद बात करने। तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा विधायक, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार कहीं ना कहीं कोडीन मामले पर हीलाहवाली कर रही है और हालांकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से सदन में कहा था कि जो इस पूरे मामले पर सम्मिलित लोग हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। एंटी नारकोटिक्स टीम आगरा जोन और थाना अलीगंज पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप की करीब 45 पेटियां एक तंबाकू गोदाम से बरामद की गई है और इस कार्रवाई में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। और पुलिस के अनुसार ही ये सिरप छोटे स्थानों पर सप्लाई किया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी एटा श्याम नारायण सिंह ने एसओजी और सर्विलांस टीम को जांच में लगाया है। पुलिस फरार आरोपियों और सिरप लाने वाली गाड़ी की तलाश में फिलहाल जुटी हुई है। बांग्लादेश के ढाका में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को कट्टर जिहादी मुसलमान द्वारा जिंदा जलाकर मारने की घटना को लेकर हिंदू समाज में जहां आक्रोश है, इसको लेकर ही जनपद आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहे के पास में विश्व हिंदू परिषद के बड़ी संख्या में ही पदाधिकारियों ने हिंदू युवक की हत्या के विरोध में नारे लगाते हुए बांग्लादेश सरकार और इस्लामिक आतंकवाद का पुतला दहन कर विरोध जताया है। वहीं पर राष्ट्रपति को 6 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से सौंपा है। मांग कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदय से, आज हम लोग ज्ञापन भी दे रहे हैं और बांग्लादेश का पुतला भी फूंका गया है। वहां की सरकार का, वहां पर पलने वाली इस्लामिक जिहाद का, जो विदेशी पैसों पर लोग पल रहे हैं और भारत विरोधी षड्यंत्र कर रहे हैं और हिंदुओं के साथ अत्याचार करने का दुष्कृत्य कर रहे हैं। इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। भारत सरकार इसके लिए जरूरी कदम जो भी उठाने हैं उठाए। पूरा देश आपके साथ है।
आज के समय में बांग्लादेश में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वहां पर हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, गांव जलाए जा रहे हैं। कोई हिंदू अगर कलावा पहन रहा है तो उसको मारा जा रहा है, कोई हिंदू कुछ बोल दे रहा है, तिलक लगा ले रहा है तो उसको मार दिया जा रहा है। तो ऐसी घटनाएं हिंदू समाज को पूरी दुनिया में जहां भी हिंदू रह रहा है उसकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है कि क्या हिंदू पूरे दुनिया में कहीं सुरक्षित है कि नहीं है। आज के समय में चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, हर जगह हिंदुओं का शोषण ही किया जा रहा है। और आज अगर भारत का हिंदू खड़ा नहीं होगा उनके साथ तो सीतापुर के अंबेडकर पार्क में आज कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने केंद्र सरकार के खिलाफ उपवास सत्याग्रह किया। उन्होंने महात्मा गांधी के नाम और विचारधारा को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह गांधी से जुड़ी गरीबों की गारंटी को खत्म करने की साजिश है। सांसद ने बीजेपी सरकार पर सत्य, अहिंसा और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों से देश को दूर ले जाने का आरोप लगाया। उपवास के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और इसके साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। मनरेगा से महात्मा गांधी जी का नाम हटाया जाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद घटिया कृत्य है। आपको किसी योजना में कोई सुधार करना था, कोई बढ़ोतरी करनी थी तो कोई शिकायत नहीं थी। आपको योजना में बढ़ा देना चाहिए, लाभ बढ़ा देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने महात्मा गांधी का नाम को हटाया वो क्षमा करने लायक नहीं। उनकी माँ की तबीयत खराब है, महात्मा गांधी इस देश में ही नहीं बाहर बैठी है, बल्कि दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने मजदूरों की लड़ाई लड़ी, श्रमिकों की लड़ाई लड़ी। अम्बेडकर और मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं, मनरेगा इस देश के लाखों मजदूरों और श्रमिकों के लिए सम्मान के लिए, स्वावलंबन के लिए एक बड़ा आधार था। कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सोच समझ के मनरेगा को लागू किया था ताकि ग्रामीण क्षेत्र पलायन रुके। खबर हाथरस से है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के किला गेट के पास देर रात एक कन्वेंशन नगरी के ही दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है, जहां पर इलाके में हड़कंप मचा है। आग लगने से दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और मौके पर ही कोतवाली पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंची। फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कानपुर देहात में कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं और इसके साथ ही शिवली कोतवाली क्षेत्र के भेवान गांव में दबंगों ने एक आटा चक्की मालिक को लाठी डंडों और चप्पलों से बेरहमी से पीटा। मारपीट की पूरा वीडियो घटना वो दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन लगातार सामने आ रही घटनाओं ने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश है और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की लगातार मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति, धर्म और प्रशासन तीनों के संगम पर खड़ा एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अधिनियम 2025 अब कानून बन चुका है और विधानसभा और विधान परिषद से पारित इस अधिनियम के लागू होते ही वृंदावन के श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन को लेकर एक नया वैधानिक ढांचा अस्तित्व में आ गया है। सरकार इसे पारदर्शिता और सुव्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा से जोड़कर देख रही है, तो वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्व टिप्पणियों और परंपराओं को लेकर उठे सवालों के चलते इस कानून पर सबकी निगाहें टिकी है। आखिर क्या है ये नया कानून और किसे मिलेगा अधिकार, कैसे चलेगा मंदिर का प्रशासन और क्या बदलेगा श्रद्धालुओं के लिए, इसी को लेकर देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 को राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद सोमवार को औपचारिक रूप से अधिनियम के रूप में ही अधिसूचित कर दिया गया है। ये विधेयक इससे पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों से पारित हो चुका था।
अब अधिनियम के रूप में लागू होते ही वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रबंधन, संचालन और व्यवस्था से जुड़ा एक स्पष्ट और वैधानिक ढांचा अस्तित्व में आ गया है। विधानसभा के प्रधान सचिव प्रदीप दुबे द्वारा इस अधिनियम की सूचना आज विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों को आधिकारिक रूप से दी जाएगी। इसके बाद कानून में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी और ट्रस्ट गठन की दिशा में औपचारिक कदम उठाए जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य श्री बांके बिहारी जी मंदिर के प्रशासन को अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाना है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा, संसाधनों का बेहतर प्रबंधन और मंदिर व्यवस्था में स्पष्टता, इन सभी बिंदुओं को इस अधिनियम की आत्मा बताया गया है। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि मंदिर की सदियों पुरानी धार्मिक परंपराएं, आस्थाएं और स्वामी हरिदास की वैष्णव परंपरा पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी। कानून के तहत किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप धार्मिक अनुष्ठानों, परंपरागत सेवाओं में नहीं किया जाएगा। गौरतलब है कि इस कानून के आने से पहले 6 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बांके बिहारी मंदिर के प्रबंधन के लिए वैधानिक ट्रस्ट बनाए जाने संबंधित अध्यादेश पर कड़ी टिप्पणी की थी। सुनवाई के दौरान ही एकल न्यायाधीश ने राज्य सरकार के प्रयासों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सरकार ने मंदिर के प्रशासन को अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास पाप किया है और मंदिर को उसके हाल पर छोड़ने की सलाह दी थी। अब जब विधेयक अधिनियम का रूप ले चुका है तो इसकी कार्यप्रणाली, कानूनी वैधता और व्यवहारिक प्रभाव को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अब बात करते हैं नए कानून के प्रमुख प्रावधानों की। इस अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि श्री बांके बिहारी जी मंदिर से जुड़ा समस्त चढ़ावा, दान और चल अचल संपत्ति न्याय यानी कि ट्रस्ट अधिकार क्षेत्र में होंगे। इसमें मंदिर में विराजमान विग्रह, मंदिर परिसर, परिक्रमा क्षेत्र, देवताओं को अर्पित की गई सभी प्रकार की भेंट, चाहे वो नगद हो या वस्तु रूप में, सब शामिल होंगे। पूजा पाठ, उत्सव, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए दी गई संपत्ति, डाक या फिर तार के माध्यम से भेजे गए बैंक ड्राफ्ट और चेक भी मंदिर की संपत्ति माने जाएंगे। इसके अलावा आभूषण, अनुदान, सहयोग राशि और हुंडी से प्राप्त धन और मंदिर से संबंधित अन्य सभी संसाधन ट्रस्ट के अधीन होंगे। राज्य सरकार का कहना है कि न्याय का गठन स्वामी हरिदास की परंपरा को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। उनके समय से चली आ रही धार्मिक रीति रिवाज, पर्व, उत्सव, अनुष्ठान बिना किसी हस्तक्षेप के यथावत जारी रहेंगे। न्यास को दर्शन व्यवस्था तय करने का अधिकार होगा। पुजारियों की नियुक्ति, उनका मानदेय, सुविधाएं और सेवा शर्तें ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की जाएंगी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और मंदिर की संपत्ति की सुरक्षा और संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था की जिम्मेदारी भी न्यास की होगी। न्यास के गठन के बाद मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसमें प्रसाद वितरण की बेहतर व्यवस्था, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग दर्शन मार्ग, स्वच्छ पेयजल, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था, प्रवेश और कतार प्रबंधन के लिए आधुनिक कियोस्क शामिल है। इसके साथ ही गौशाला और रसोई, होटल, सराय, प्रदर्शनी कक्ष, भोजनालय और इसके साथ ही परीक्षालय जैसी सुविधाएं के विकास का भी प्रावधान किया गया है ताकि दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। अब बात करते हैं न्यास की संरचना की। इस ट्रस्ट में 18 सदस्य होंगे। इनमें 11 मनोनीत और 7 पदेन सदस्य शामिल रहेंगे। मनोनीत सदस्यों में वैष्णव परंपराओं और पीठों से जुड़े 3 प्रतिष्ठित संत विद्वान और इसके साथ ही सनातन धर्म की परंपराओं से जुड़े 3 प्रतिनिधि, सनातन धर्म की किसी भी शाखा से 3 सम्मानित व्यक्ति और गोस्वामी परंपरा से स्वामी हरिदास जी के वंशज को 2 सदस्य शामिल होंगे। इन 2 सदस्यों में ही एक राजभोग और दूसरा शयन भोग सेवा का प्रतिनिधित्व करेगा। सभी मनोनीत सदस्य सनातनी हिंदू होंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। पदेन सदस्यों में मथुरा के जिला अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नगर निगम आयुक्त, उत्तर प्रदेश ब्रिज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट के सीईओ और राज्य सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि कोई पदेन अधिकारी सनातन धर्म को न मानने वाला होगा तो उसके स्थान पर उसे कनिष्ठ अधिकारी को न्यास का सदस्य बनाया जाएगा। न्यास की बैठक हर 3 महीने में अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। बैठक की सूचना कम से कम 15 दिन पहले देना आवश्यक होगा। सद्भावना में लिए गए निर्णयों के लिए न्यास या फिर उसके सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे। न्यास को 20 लाख रुपए तक की चल या फिर अचल संपत्ति स्वीकृत करने का अधिकार होगा।
इससे अधिक राशि के मामलों में ही राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। न्यास का मुख्य कार्यपालक अधिकारी ADM स्तर पर अधिकारी होगा। कुल मिलाकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अधिनियम 2025 मंदिर प्रशासन में एक बड़े बदलाव की नींव रखता है। सरकार इसे श्रद्धालुओं की सुविधा और पारदर्शी से जोड़कर देख रही है, तो वहीं पर इसके कानूनी, धार्मिक और सामाजिक प्रभाव को लेकर चर्चाएं लगातार जारी हैं। आने वाले समय में ये कानून किस तरह जमीन पर लागू होता और मंदिर की व्यवस्था में क्या बदलाव लाता है, इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। कुल मिलाकर श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अधिनियम 2025 के लागू होने के साथ ही वृंदावन के इस प्राचीन मंदिर के प्रशासन में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। सरकार इसे व्यवस्था, पारदर्शिता और श्रद्धालुओं की सुविधा से जोड़कर देख रही है, तो वहीं पर परंपराओं, आस्थाओं और अदालत की पूर्व टिप्पणियों को लेकर उठे सवाल अब भी चर्चा में हैं। आने वाले दिनों में ट्रस्ट का गठन, उसके फैसले और जमीन पर दिखने वाले बदलाव ही तय करेंगे कि ये कानून मंदिर प्रबंधन को किस दिशा में ले जाता है। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।